नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, जिसमें पेपर फर्स्ट है मनोविज्ञान, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के मूल आधार। और इसमें आज का टॉपिक है हमारा सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिसको हिंदी में हम लघु उत्तरी प्रश्न भी कहते हैं। इसमें मैंने तीन पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। पहले पार्ट में है जिसको मैंने कि 3 टिक दिया हुआ है, और दूसरे पार्ट में है डबल टिक, और तीसरे पार्ट में है सिंगल टाइम टिक। मतलब जो तीन बार टिक जिसको मिला हुआ है वो एग्जाम में प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में 3 बार करीबन पूछा गया है, और उसी तरीके से जो 2 टिक वाला है वो 2 बार पूछा गया है, और जो सिंगल टिक वाला है वो सिंगल बार पूछा गया है। तो अभी हम बात करेंगे 3 टिक के बारे में कि 3 टिक मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस को दिया हुआ है, और उसमें उसके आंसर्स भी जानेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है गति प्रत्यक्षण। गति प्रत्यक्षण को आभासी गति भी कहते हैं, आभासी गति प्रत्यक्षण कहते हैं। इसका सीधा संबंध है, इसका आंसर में हम लिखेंगे कि वातावरण के अंदर में स्थिर उद्दीपक भी पाए जाते हैं और गतिशील उद्दीपक भी पाए जाते हैं। गतिशील उद्दीपकों की गति का प्रत्यक्षण भी हमें होता है, और जो उद्दीपक की गतियां हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला होता है भौतिक गति और दूसरा है आभासी गति। तो भौतिक गति में क्या होता है, यह वह गति है जब कोई एक उद्दीपक एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होने पर अनुभव होता है। यह गति वास्तविक गति भी कहलाती है। मतलब ये भौतिक गति भी हुआ और इसको वास्तविक गति भी कहते हैं। अब जानेंगे आभासी गति क्या होता है। इसमें उद्दीपक तो स्थिर होता है, परंतु आभास क्या होता है कि वह गति में है, गति की अवस्था में है, या फिर चलायमान है, चल रहा है। बार्टली तथा फॉर्गस का कहना है कि उपर्युक्त दोनों प्रकार की गतियां का अभिप्राय अनुभूत गतियों से है। अनुभूत मतलब जो हमें महसूस होता है। अप्रत्यक्ष रूप से आभासी गति संबंधी अध्ययनों के आधार पर ही गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म हुआ था। इस प्रकार की गति का अध्ययन वदाइमर ने आरंभ किया था। वदाइमर का एक शोध पत्र 1912 में स्टीरियोस्कोपिक गति पर प्रकाशित हुआ था, और इस शोध पत्र में उन्होंने बताया था कि यदि 2 जलते और बुझते हुए प्रकाश में यदि उपयुक्त मध्यांतर हो तो इन प्रकाशों में गति का आभास होता है। मतलब कि ये चलते हुए प्रतीत होते हैं। वदाइमर ने इस गति को फाई गोचर कहा है। अपने प्रयोगों में उसने देखा कि प्रकाश उद्दीपकों में 20 मिली सेंटीमीटर से 60 मिली सेंटीमीटर का यदि मध्यांतर रखा जाता है तो प्रयोज्य को, अर्थात जो प्रयोग कर रहा है उसको क्या दिखाई देगा कि इन दोनों प्रकाशों में, जो दीपक का कार्य कर रहे हैं, इन दोनों प्रकाशों में गति दिखाई देगी। जब 2 प्रकाशों के मध्य 20 मिली सेंटीमीटर की मध्यांतर रखा जाए तो प्रेक्षक को ऐसा लगेगा कि दोनों प्रकाश उद्दीपक साथ साथ रखे गए हैं या साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। परंतु जब 2 प्रकाश उद्दीपकों में 60 मिली सेंटीमीटर का मध्यांतर होता है तो प्रेक्षक की अधिकतम गति का आभास होता है। ऐसा लगेगा जैसे प्रकाश चलायमान है। इस अवस्था में प्रयोज्य को लगेगा कि एक प्रकाश उद्दीपक दूसरे पर उछल कूद कर रहा है। परंतु जब मध्यांतर 60 मिली सेंटीमीटर से अधिक बढ़ाया जाता है, उस कंडीशन में आभासी गति कम हो जाती है, मतलब कम दिखाई देने लगती है। और जब 2 प्रकाश उद्दीपकों का मध्यांतर 200 मिली सेंटीमीटर का कर दिया जाता है, उस कंडीशन में जो प्रयोज्य होता है उसे ऐसा लगता है कि प्रकाशों का क्रमिक उद्दीपन हो रहा है। क्रमिक उद्दीपन मतलब कि लगातार
मतलब प्रकाश एक ही जा रहा है पर लगेगा क्या कि बार बार जा रहा है। तो सारी इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो मध्यांतर मतलब दोनों प्रकाश बिंदुओं के बीच की दूरी को मध्यांतर कहते हैं। ठीक है, यदि प्रकाशों के बीच में 20 मिली सेंटीमीटर का गैपिंग रखा जाए तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि दोनों प्रकाश उद्दीपक साथ साथ चल रहे हैं। अगर वही बढ़ा करके 60 मिली सेंटीमीटर कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि दोनों प्रकाश उछल कूद करके साथ में जा रहे हैं। ठीक है, और अगर 60 मिली से अधिक कर दिया जाए तो ये आभासी गति जो है वह कम हो जाती है। और यदि 200 कर दिया जाए तो ऐसा लगता है कि प्रकाश तो दोनों ही हैं बट कैसे जा रही हैं, लगातार जा रही हैं। मतलब एक गई तुरंत, फिर तुरंत गई दूसरी, फिर तीसरी, बट जा कितनी रही होती है, एक ही होती है। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, आभासी गति प्रत्यक्षण। अब नेक्स्ट है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल, जिसने भी 3 टिक पाया हुआ है, जो कि एग्जाम में ज्यादा टाइम पूछा गया है। तो 20वीं सदी के आरंभ में व्यवहारवादियों द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ था, और जो कुछ भी उन्होंने बताया था उसमें जितना भी समूचा व्यवहार था, हर प्रकार के जो व्यवहार थे उसके लिए जो उन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया का ढांचा बनाया था वो बिल्कुल फिट हो रहा था। उद्दीपक जैसा दिखाएगा वैसा ही हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो उन्होंने बताया था ये बिल्कुल ही फिट हो रहा था। ये ठीक वैसे ही काम करता था जैसे स्विच दबाने पर लाइट जल जाती है। इस सूत्र की यांत्रिकता और उसमें होने वाले सबसे महत्वपूर्ण अंग प्राणी के अभाव के कारण इसे उतनी स्वीकृति नहीं मिली जितनी कि मिलनी चाहिए। फिर इसको वुडवर्थ ने संशोधन किया और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में प्राणी लेके आ गए। तो फिर क्या बन गया, ये उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया मॉडल, क्योंकि उद्दीपक को प्राणी देखता है और प्राणी फिर अनुक्रिया करता है, और इसे ही हम SOR सूत्र भी कहते हैं। उन्होंने प्रॉपर रीजन बताते हुए बताया है कि कोई भी कार्य बिना प्राणी के कभी संभव ही नहीं हो सकता है, एंड इट इज फैक्ट, क्योंकि प्रत्येक व्यवहार का कोई न कोई एक कारण अवश्य होता है और वही कारण प्राणी को उद्दीप्त करता है, जिसकी प्रतिक्रिया में प्राणी अनुक्रिया करता है। प्राणी मात्र द्वारा संपादित होने वाले सभी व्यवहारों का मूल इस सूत्र में समाविष्ट है, और इस सूत्र का संक्षिप्त परिचय अगर पाते हैं तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसके लिए अब हम जानेंगे कि उद्दीपक क्या है और प्राणी क्या है और अनुक्रिया क्या है। उद्दीपक SOR मॉडल का पहला पद उद्दीपक है। तो जीवित प्राणी के संपूर्ण परिवेश को ही हम उद्दीपक मानते हैं या उद्दीपक के पद से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जीवित प्राणी अपने परिवेश से पृथक होकर कोई भी व्यवहार नहीं करता है और न ही कर सकता है। प्राणी का परिवेश ऐसी परिस्थितियों का पुंज है जो सदैव एक समस्यात्मक परिस्थिति निर्मित करती रहती है, और इसी परिवेश के द्वारा हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें से कुछ उद्दीपकों को ग्रहण करती हैं और उनके प्रति अपनी व्यवहार परक अनुक्रिया भी देती हैं। प्राणी, तो SOR मॉडल का दूसरा पद है प्राणी। तो जो व्यवहार है वह शून्य जगत में घटित नहीं होता है, और प्राणी विहीन जगत में भी हम व्यवहार की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। मतलब कि अगर इंसान ही नहीं रहेगा या जीव ही नहीं रहेगा तो उद्दीप्त कौन होगा और कार्य क्या होगा, किस प्रकार का व्यवहार होगा। तो व्यवहार घटित होने के लिए यह आवश्यक है कि उद्दीपक द्वारा कोई प्राणी उद्दीप्त हो और उसको उस उद्दीप्त अवस्था के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप कोई व्यवहार हो रहा हो, और एक ही प्राणी
उसी एक उद्दीपक के प्रति विभिन्न कालखंडों में एक ही अनुक्रिया नहीं करता है, वरन विविध प्रकार की अनुक्रिया करता है। ये तो हुआ प्राणी। अब बात करेंगे अनुक्रिया के बारे में। तो मनोविज्ञान में व्यवहार के रूप में हम जो कुछ भी नोट डाउन करते हैं वही अनुक्रिया कहलाती है। अनुक्रिया उस समस्यात्मक परिस्थिति से समायोजन के रूप में घटित होती है जिसे हम उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपकों के द्वारा जो क्षोभजनक समस्या प्राणी के सामने आती है, प्राणी उससे समायोजन के लिए व्यवहार करता है। उद्दीपक के पश्चात घटित होने वाले क्रियाओं के लिए ही अनुक्रिया का यह पद व्यवहार पर आधारित होता है, अर्थात व्यवहृत होता है। अतः प्राणी की अनुक्रियाएं ही मनोविज्ञान की मूल विषय वस्तु है, जिनको के आधार बनाकर हम प्राणी के आंतरिक कारणों की व्याख्या करते हैं। अब हम जानेंगे ध्यान के प्रकार के बारे में। ये भी 3 टिक में ही आता है। तो नॉर्मली ध्यान को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है अनैच्छिक ध्यान, दूसरा है ऐच्छिक ध्यान और तीसरा है अभ्यस्त ध्यान। अनैच्छिक जिसमें आपकी स्वयं की इच्छा न हो और उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है, वो अनैच्छिक के अंतर्गत। ऐच्छिक ध्यान जो कि हम जानबूझ करके अपनी इच्छा के अनुरूप हम जो भी विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं, ठीक है, वो ऐच्छिक ध्यान। और अभ्यस्त जो इसको कि हम आदत कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के ध्यान होते हैं। आदत के कारण, जैसे कि अभ्यस्त में हम ये बताए थे हमने पहले कि सो करके जैसे ही हम उठते हैं तो अपना फोन चेक करते हैं या घड़ी की तरफ में घड़ी को हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है हमारे सामने में, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये हमारी आदत होती है कि कितने बजे उठे हैं, क्या टाइम हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये एक आदत होती है। तो हमारा सारी चीजों से हट करके ध्यान कहाँ आकर्षित होता है? घड़ी की तरफ या फिर मोबाइल फोन की तरफ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अभ्यस्त ध्यान के कारण संभव होता है। अब हम इसे डिटेल में थोड़ा जानेंगे। तो जब कोई उद्दीपक हमारे समक्ष उपस्थित होकर हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो उसे अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। उस वस्तु की ओर ध्यान देने की तत्परता व्यक्ति में नहीं होती है, परंतु उद्दीपक में विद्यमान विशेष विशेषताएं अपनी ओर ध्यान देने के लिए विवश कर देती हैं। उदाहरण में अगर आप देखना चाहें तो न्यूज़पेपर में अगर कोई दूसरी न्यूज़ आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बट जो मोटे अक्षरों में हेडिंग दिया रहता है उसको पढ़ने पे आप मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन के लिए बनाया होता है। तो वो क्या हो जाएगा? अनैच्छिक ध्यान। आप जानते हैं ऐच्छिक ध्यान के बारे में। तो जब व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जानबूझकर किसी वस्तु के ओर आकर्षित होता है, ध्यान देता है, तो इसे ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। जिन वस्तुओं से व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है वह उन्हीं से आकर्षित होता है और जानबूझकर उन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। एग्जाम्पल में अगर आप लेना चाहते हैं तो वो न्यूज़पेपर एक बार फिर से हमारे लिए काम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ हम ढूंढ रहे होते हैं तो वो न्यूज़ पढ़ने के बाद में हमें क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट उदाहरण क्या लेंगे? अभी जैसे एग्जाम में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको कि हमें जानना होता है, समझना होता है, परंतु कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो कि हमारे लिए अप्रिय होते हैं, रुचिकर नहीं होते हैं, परंतु फिर भी क्या करते हैं, हम उन पर जानबूझ करके ध्यान लगाते हैं और उसे समझने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है। अब जानेंगे अभ्यस्त ध्यान के बारे में। तो जब व्यक्ति किसी कार्य को करने का अभ्यस्त हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान उन कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है। जैसे अगर डॉक्टर की बात करें तो वो आधी रात को अगर सोता रहता है तो भी वो अपना फोन उठाएगा जरूर,
क्यों? क्योंकि वह अभ्यस्त है फोन उठाने के लिए कि कब कहाँ कैसी इमरजेंसी आ गई तो वो कभी भी अपना फोन उठाता जरूर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह फोन उठाने के लिए अभ्यस्त हो गया है। उसे हर फोन की घंटी में क्या दिखाई देता है, क्या समझ आता है कि कुछ इमरजेंसी हो सकती है। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, या ये भी कह सकते हैं सीखने का सूझ का सिद्धांत। ये भी 3 टिक के अंतर्गत आता है। तो अब हम ये जानेंगे कि सीखने का सूझ का सिद्धांत क्या है। तो सूझ के सिद्धांत के जनक कोहलर हैं। कोहलर ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें किसी प्राणी को समस्यात्मक परिस्थिति में रखा जाता है और फिर उस प्राणी को तब तक का समय दिया जाता है जब तक कि वो अपने अंतर्दृष्टि या सूझ का प्रयोग भली भांति ना कर ले। मतलब जब किसी प्राणी को समस्यात्मक परिस्थिति में रखा जाता है तब वह उस स्थिति का प्रत्यक्षीकरण सही रूप में नहीं कर पाता है, परंतु जब प्राणी उस परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेता है तो उसमें सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और वह समस्या का समाधान कर लेता है। तो ये जो कोहलर थे उन्होंने अधिकतम प्रयोग अपने वनमानुषों पर करा हुआ है। अपने प्रयोग में कोहलर ने एक वनमानुष को, जिसका कि नाम सुल्तान रखा हुआ था, उसे कटघरे में बंद कर देते हैं। वनमानुष को उन्होंने भूखा रखा हुआ था जिससे कि वह उद्दीप्त हो कार्य करने के लिए, और कटघरे के बाहर कुछ दूरी पर केला रख दिया था उन्होंने, जो कटघरे से दिखाई देता था परंतु उन्हें हाथ से खींचकर नहीं पाया जा सकता था। कटघरे में एक किनारे पर एक छड़ी रखी हुई थी जिसकी सहायता से केले को खींचकर प्राप्त किया जा सकता था। वनमानुष ने पहले अपने हाथ से उस केले को खींचने का प्रयास किया परंतु वह जितनी बार करता रहा वह असफल रहता था। उसने पूरे कटघरे का निरीक्षण किया और जो छड़ी रखी थी उस कटघरे के अंदर, ठीक है, तो वो उस छड़ी से फिर उसने प्रयास करा उस केले को खींचने का, तो वह उस कंडीशन में सफल हो गया। यही छोटी सी कहानी है अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत की। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसकी चर्चा करेंगे जिसको कि मैंने डबल टिक दिया हुआ है, अर्थात जो कि एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है, जिसमें पहला है क्षेत्र अध्ययन विधि। क्षेत्र अध्ययन विधि एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य वास्तविक परिस्थितियों में विभिन्न परिवर्तियों के बीच पारस्परिक संबंध को ज्ञात करना है। क्षेत्र अध्ययन विधि में व्यवहारों का अध्ययन क्षेत्रों अथवा स्वाभाविक परिस्थितियों में ही किया जाता है तथा 2 चरों के मध्य सहसंबंध जानने का प्रयास किया जाता है। क्षेत्र अध्ययन विधि में निश्चित चरों को या अनाश्रित चरों को, जो कि दूसरे पर आश्रित ना हो, उनकी संख्या को घटाया बढ़ाया जाता है। मतलब घटाया बढ़ाया नहीं जाता है और ना ही हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। और उसके बाद निरीक्षण किए जाने वाले व्यक्तियों के व्यवहार पर अनुसंधानकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें अनुसंधान संबंधी घटनाओं को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं किया जाता है। अनुसंधानकर्ता स्वाभाविक व्यवहारिक विन्यासों में भाग लेने वाले का निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करता है। और अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है साक्षात्कार विधि। ये भी डबल टिक के अंदर है। तो मनोविज्ञान में साक्षात्कार विधि का उपयोग बहुत टाइम से चल रहा है, काफी दिनों से इसे यूज किया जाता है और करंट सिचुएशन में, आधुनिक युग में इस विधि का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इस विधि में साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों ही आमने सामने बैठे होते हैं तथा साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से अध्ययन समस्या के संबंध में सूचना प्राप्त करता है। आयोजक का कथन है इसके संबंध में कि साक्षात्कार वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जा सकती है। इस विधि में साक्षात्कारकर्ता व्यक्ति सूचनादाता को सामने बैठाकर सूचनादाता के समस्या के संबंध में
सूचना ग्रहण करता है। यह सूचना लिखित अथवा मौखिक दोनों प्रकार की हो सकती है। प्रश्न भी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मनोविज्ञान में इस विधि का उपयोग एक स्वतंत्र विधि के रूप में भी की जाती है और सहायक विधि के रूप में भी किया जाता है। बहुधा इस विधि का उपयोग सहायक या सहयोगी विधि के रूप में किया जाता है। इस विधि का उपयोग अनेक प्रकार के अध्ययनों के लिए किया जाता है। यह था साक्षात्कार विधि। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो 2 टिक के अंदर आएगा, वह है ध्यान के निर्धारक। अवधान या ध्यान के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं रुचि, आदत और लक्ष्य। रुचि व्यक्ति जिन उद्दीपक या उद्दीपकों में अन्य उद्दीपक या उद्दीपकों में रुचि अधिक लेता है, उनकी ओर व्यक्ति का ध्यान अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में और अधिक आकर्षित होता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर का रोगी की ओर, संगीतज्ञ का संगीत की ओर, अगर कोई चित्रकार है तो उस चित्रकला की ओर, अगर कोई साहित्यकार है तो साहित्य की ओर, कोई कवित्र है तो कवि की ओर, कविता की तरफ। ध्यान अपेक्षाकृत मतलब सारी दुनिया से हट करके उनका जो एक खास रुचि होता है उसकी तरफ में ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है। अब जो नेक्स्ट है हमारा कि आदत, तो आदत के कारण भी व्यक्ति का ध्यान उन वस्तुओं की ओर अधिक आकर्षित होता है जो उस व्यक्ति की आदत का अंग होता है। जैसे अगर एक व्यक्ति को सुबह उठ करके चाय के समय में अखबार पढ़ने की आदत हो तो उस व्यक्ति का ध्यान चाय के समय अखबार से संबंधित संकेतों की ओर अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्य या अभिप्राय। यह देखा गया है कि व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए व्यक्ति का लक्ष्य या उद्देश्य का होना भी प्रमुख कार्य होता है। जैसे अगर उदाहरण ले तो अगर कोई व्यक्ति अपने मित्र को लेने स्टेशन गया हुआ है तो स्टेशन के अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वह किसकी ओर ध्यान आकर्षित करता है? अपने मित्र की ओर। क्योंकि अगर इंसान की बात करें तो स्टेशन पे इंसान तो बहुत सारे होते हैं, बट वो किसे ढूंढ रहा होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है? अपने मित्र को रिसीव करना, अपने मित्र के पास होना। तो स्टेशन के अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उसका मित्र उसके ध्यान को अधिक आकर्षित करेगा, क्योंकि यहाँ उस व्यक्ति का ध्यान उसके लक्ष्य से अधिक प्रभावित हो रहा है। अब जो नेक्स्ट है डबल टिक के अंदर, वो है धारणा का मापन। जो है धारणा का मापन, तो धारणा का मापन गुणात्मक या मात्रात्मक रूप में किया जाता है। यदि अभ्यास से सुधार हो रहा है तो यह गुणात्मक मापन होगा, और यदि धारणा प्रतिशत या मात्रा में जांच किया जाए तो यह मात्रात्मक मापन होगा। अभ्यास से कार्य की मात्रा में वृद्धि या व्यवहार में परिमार्जन आता है। धारणा मापन के प्रकार हैं, पहला है अनुक्रिया की शुद्धता, दूसरा है अनुक्रिया की गति, तीसरा है अनुक्रिया की शक्ति और चौथा है अनुक्रिया श्रम की कमी। अब नेक्स्ट है आकृति एवं पृष्ठभूमि। आकृति एवं पृष्ठभूमि, तो जब प्रत्यक्षीकरण की गई वस्तु अधिक दूरी पर अवस्थित हो तब वस्तु के प्रति केंद्रण रेखाएं समांतर होती हैं, लेकिन नजदीक अवस्थित रहने पर अवलोकनकर्ता की आंख के परस्पर सहयोग से इस प्रकार गतिशील होती हैं कि केंद्रण रेखाएं केंद्रित वस्तु पर मिल जाती हैं। इसे अभिसरण या सम्मिलन कहते हैं। यह एक प्रमुख दूरी संकेत है। अभिसरण का नियंत्रण आंखों की बाह्य पेशियां करती हैं। इनकी क्रियाशीलता से गतिवाही प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो दूरी के कार्य का संकेत करते हैं। और ये जो संकेत होते हैं वह आंख से 60 फीट की दूरी तक ही क्रियाशील होते हैं, क्योंकि जो जो दूरी बढ़ती जाती है धरातल की जो बनावट होती है वह भी घनी होती जाती है। इस घटना को क्रमण कहा गया है। गिब्सन महोदय ने सबसे पहले इसको महत्व को बताया। सामान्य दूरी से इस दूरी का अनुमान करना होता है तथा इसमें दिखाई पड़ने वाली आकृति दूरी में बढ़ोतरी के फलस्वरूप घनी दिखाई पड़ती है। आकृति के क्रमण की रेटिनल प्रतिमा वास्तविक दूरी
के साथ संबंधित होती है और जो अवलोकन करता है दूरी का वास्तविक अनुमान भी करता है। ये इतना ही। अब हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 टिक के अंतर्गत है। उसका नाम है उपलब्धि प्रेरणा या अनुमोदन प्रेरक। तो इस आवश्यकता के विषय में प्रारंभिक जानकारी मरे ने दी है। मरे ने 20 आवश्यकताओं की सूची में उपलब्ध आवश्यकता को भी स्थान दिया है। मैक्सीलैंड ने मरे की अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए उपलब्धि आवश्यकता से संबंधित अध्ययनों का प्रारंभ किया। उपलब्धि अभिप्रेरक विभिन्न लक्ष्यों से संबंधित हो सकता है, परंतु सामान्य रूप में जो व्यवहार संपादित किया जाता है वह प्रकर्षता स्तर को प्राप्त करने की ओर निर्देशित होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका प्रत्येक व्यवहार सामाजिक परिवेश में ही घटित होता है। अतः व्यक्ति यह चाहता है कि अन्य लोग उसके व्यवहारों को सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से उचित ही नहीं समझे बल्कि उसका अनुमोदन भी करें, और इसीलिए वह सामाजिक मान्यताओं, अवधारणाओं, नियमों, प्रथाओं एवं परंपराओं के अनुसार मान्य ढंग से ही व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। समाज के अल्प व्यक्ति जिन कार्यों के लिए प्रशंसा करते हैं उन्हें शाबाशी देते हैं। उन कार्यों को व्यक्ति निरंतर संपादित करता रहता है और जिन कार्यों के करने पर उसकी निंदा करते हैं, उसका उपहास करते हैं, व्यक्ति उन कार्यों को छोड़ देता है। और यही है अनुमोदन प्रेरक। अनुमोदन प्रेरक का अर्थ ही हुआ है कि जो भी परिवेश के, समाज के जितने भी व्यक्ति हैं वह उसका अनुसरण करे, उसको उसकी प्रशंसा करे, वह जो भी कार्य करे उसका वह प्रशंसा करे। व्यक्ति ऐसा ही कार्य करना चाहता है। नेक्स्ट है संवेग का स्वरूप। यह भी 2 टिक क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो संवेग की स्थिति में व्यक्ति की शारीरिक मुद्रा में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जब संवेग की स्थिति में होता है तो व्यक्ति दौड़ता है, भागता है, उठता है, बैठता है या बेचैनी महसूस करता है, इधर उधर भटकता है या तेजी से टहलते हुए दिखाई देता है। लैंडिस तथा हंट ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि शारीरिक मुद्रा एवं संवेग में घनिष्ठ संबंध है। जैसे क्रोध की अवस्था में व्यक्ति की मुट्ठी तन जाती है एवं तरह तरह के आक्रामक व्यवहारों का प्रदर्शन करता है। भय की अवस्था में वह सरपट भागता है। ये तो था बाह्य परिवर्तन जो कि हम किसी को भी देख करके समझ सकते हैं। आंतरिक परिवर्तन में मांसपेशियों में फैलाव और संकुचन होता है। संकुचन के द्वारा शरीर में रक्त संचालन होता है। हृदय की एक नियमित गति होती है जिसका मापन स्टेथोस्कोप तथा स्फीमोग्राफ आदि यंत्रों के द्वारा किया जाता है। हृदय की मांसपेशियों में संकुचन के कारण कुछ विद्युतीय परिवर्तन भी होते हैं और जिसका मापन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी का नाम सुना होगा, ये उसी का फुल फॉर्म है, के द्वारा किया जाता है। तो विभिन्न संवेगों में हृदय की धड़कनों में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन धड़कन की गति एवं तीव्रता दोनों में ही होते हैं। दुख एवं कष्ट के अतिरिक्त अन्य संवेगों जैसे क्रोध, भय, प्रेम आदि में हृदय की गति तीव्र हो जाती है और दुख और कष्ट के उपरांत में हृदय की गति में कमी पाई जाती है। ब्लाज ने अपने एक अध्ययन के अंदर यह पाया कि कुर्सी के अचानक गिरने के कारण, उसके भय के कारण प्रयोज्यों के हृदय की धड़कन 20 प्रति मिनट की गति से बढ़ गई है। यह था संवेग का स्वरूप। अब जो 2 टिक के अंदर में है अल्पकालिक स्मृति, ये जानेंगे। तो अल्पकालिक स्मृति की भंडारण क्षमता बहुत ही सीमित होती है और यह क्षणिक होती है। इसमें लगभग 90% धारणा का ह्रास केवल 18 सेकंड के बाद ही हो जाता है तथा एक समय में व्यक्ति कुछ ही अंक तक को धारणा में रख सकता है। अल्पकालिक स्मृति के अंतर्गत 90% व्यक्ति को
90% चीजें विस्मरण हो जाती हैं। इसके साथ ही अल्पकालिक स्मृति में मस्तिष्क में क्षणिक परिवर्तन होते हैं। अल्पकालिक स्मृति में अधिगम सामग्रियों की ध्वन्यात्मक समानता के कारण अग्रोन्मुख एवं पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 2 टिक में है, विस्मरण का अनुप्रयोग सिद्धांत। कंफ्यूज मत होइएगा, इसको किसी और वाक्य के दौरान भी दे सकता है, जैसे विस्मरण सिद्धांत का व्यतिकरण या विस्मरण के व्यतिकरण कारक की विवेचना कीजिए। तो विस्मृति के क्षेत्र में एबिंगहास ने काफी अध्ययन किया और ये व्यतिकरण का, विस्मरण के व्यतिकरण का सिद्धांत भी उन्होंने ही दिया हुआ है। वे कहते हैं कि विस्मृति एक प्रकार की निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है और एबिंगहास के अध्ययनों में वह स्वयं प्रयोज्य थे, जिन्होंने सारे प्रयोग स्वयं करे हुए हैं। वे कहते हैं अधिगम और धारण के मध्य समय का अंतराल जितना बढ़ाया जाता है, धारण की मात्रा कम और कम होती जाती है। मतलब कि विस्मृति की मात्रा बढ़ती जाती है। मतलब समय जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही विस्मृति बढ़ेगी। उनके प्रयोग के कुछ परिणाम हैं जो उन्होंने बताए हैं। कुछ भी सीखने के बाद में 20 मिनट के बाद 47% जो भी अधिगम होता है वह विस्मृत होता है। 60 मिनट के बाद अधिगम सामग्री का 53% विस्मृत होता है। 9 घंटे के बाद अधिगम सामग्री का लगभग 56% विस्मृत होता है। 1 दिन बाद 66%, 2 दिन बाद 75%, 1 हफ्ते यानी 7 दिन बाद 75% और 1 महीने बाद 79% विस्मृत होता है। और इनके इस परिणामों को पूर्णता प्रदान करने के लिए डीज और हल्स ने भी कुछ इसी प्रकार के प्रयोग करे थे और उन्होंने भी एबिंगहास के वक्रों के समान ही वक्र प्रस्तुत करे थे। इन वक्रों के आधार पर इन मनोवैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि धारण की मात्रा समयांतर के साथ साथ धारण की गई विषय सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब बात करेंगे सिंगल टिक क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर है निरीक्षण विधि के गुण। तो पहले गुण की तरफ बढ़ते हुए, निरीक्षण विधि का उपयोग उस समय काफी अधिक होता है जबकि अध्ययनकर्ता को इस विधि के आधार पर उपकल्पनाएं बनानी होती हैं। दूसरा, इस विधि की सहायता से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। तीसरा, अन्य विषयों की अपेक्षा यह एक सरल विधि है। चौथा, इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि अध्ययनकर्ता व्यवहारकर्ता के निरीक्षण करके विभिन्न सूक्ष्म यंत्रों और स्वयं अपनी आंखों और कानों के द्वारा अध्ययनकर्ता व्यवहार का निरीक्षण करता है। पांचवा है, नियंत्रित और वैज्ञानिक निरीक्षणों द्वारा प्राप्त परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं क्योंकि इस विधि का उपयोग जब वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है तब व्यवहार संबंधी क्या, क्यों, कैसे आदि सभी प्रश्नों का निश्चित उत्तर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रम और प्रत्यक्षीकरण में अंतर। तो भ्रम एक प्रकार का प्रत्यक्षण ही है जिसके सहारे हम वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्षीकरण एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें उपस्थित व्यक्तियों, वस्तुओं एवं घटनाओं का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यक्षण तथा भ्रम में काफी समानता है और इन समानताओं के बावजूद कुछ अंतर भी है। प्रत्यक्षण में हमें उद्दीपक का यथार्थ एवं सही ज्ञान होता है किंतु भ्रम में उद्दीपक का यथार्थ एवं सही ज्ञान नहीं होता है। अंधेरे में रस्सी को रस्सी देखना प्रत्यक्षण है किंतु रस्सी को सांप के रूप में देखना भ्रम है। प्रत्यक्षण का स्वरूप स्थायी होता है और भ्रम का स्वरूप अस्थायी होता है। जैसे पेंसिल का प्रत्यक्षण पेंसिल होता है वैसे ही रोशनी पड़ने पर रस्सी को सांप देखना भ्रम होता है।
उद्दीपक का प्रत्यक्षण सभी को समान रूप में होता है, परंतु भ्रम सभी उद्दीपक को हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब बात करेंगे संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण में अंतर। नंबर 1 पर है, संवेदना एक प्राथमिक प्रक्रिया है, जबकि प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया संवेदना प्रक्रिया के बाद घटित होती है। दूसरा है, स्नायु आवेगों में भौतिक ऊर्जाओं की ग्रहण करने की क्षमता को परिवर्तित कर देना संवेदना है, जबकि स्नायु आवेगों के मस्तिष्क में पहुंचने पर उन्हें पहचानना, चेतन अनुभूति उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। प्रत्यक्षीकरण एक जटिल तथा सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि संवेदना एक सरल मशीनीकृत सूचनाओं का संग्रह है। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया इन्हें सार्थक रूप देती है। चौथा नंबर पे है, प्रत्यक्षीकरण चयनात्मक प्रक्रिया है, जबकि संवेदना में इस विशेषता का अभाव है। विशेष तरह के अधिगम के कारण ज्ञानेंद्रियों ने अधिक चयनात्मक, विभेदनशील एवं संवेदनशील स्वरूप ग्रहण कर लिया है। बाह्य जगत में सूचना या संवेदना प्राप्त करने के अतिरिक्त स्वस्थिति संग्राहकों से अतिरिक्त शारीरिक संवेदनाओं का आभास भी होता है। अगला है, प्रयोग या प्रायोगिक विधि या व्यवहार अध्ययन में प्रायोगिक विधि। मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण पद्धति प्रयोगात्मक है। आज मनोविज्ञान में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। यह पद्धति बहिर्दर्शन से अधिक विकसित है और वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें परीक्षणों द्वारा निरीक्षण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। नियंत्रित वातावरण में किया गया निरीक्षण ही परीक्षण है। नियंत्रित वातावरण में किया गया निरीक्षण ही परीक्षण है। तो प्रयोगात्मक पद्धति में वातावरण पर पूरा ध्यान दिया जाता है। पूरा नियंत्रण रखकर विषय की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रायः बाल समूह या पाठशाला के विद्यार्थियों को परीक्षण के लिए चुना जाता है। परीक्षण का उपयोग अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन दोनों पद्धतियों में किया जा सकता है। परीक्षण के लिए एक विशिष्ट वस्तु चुन ली जाती है और उन सभी संबंधित वस्तुओं को उससे अलग रखा जाता है जो कि मानसिक प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सके। यह विशिष्ट वस्तु कोई मानसिक प्रक्रिया ही होती है। इस प्रकार नियंत्रित और उपर्युक्त वातावरण उत्पन्न कर परीक्षण किए जाते हैं। उनके परिणामों को लिख लिया जाता है और फिर उनसे निष्कर्ष निकाला जाता है। अगला है सर्वेक्षण विधि। तो सर्वेक्षण सहकारिता के आधार पर की गई एक अनुसंधान परियोजना है। समस्याओं संबंधी सर्वेक्षण एक व्यक्ति द्वारा अथवा बड़े पैमाने पर किए जाने वाले सर्वेक्षण पर अनेक लोग मिलकर कार्य करते हैं। सर्वेक्षण में संबंधित विज्ञान की विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें विशेषज्ञ अपना योगदान देते हैं। सर्वेक्षण का संबंध घटनाओं, समस्याओं अथवा तथ्यों से होता है। इसमें सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार के उद्देश्य निहित हो सकते हैं। सर्वेक्षण कर्ता अथवा प्रगणक स्वयं क्षेत्र में जाकर तथ्यों का संकलन करते हैं। संकलित तथ्यों के आधार पर अनुसंधान किए जाते हैं। अगला है मनोविज्ञान का क्षेत्र या विषय क्षेत्र। मनोविज्ञान का क्षेत्र प्रायोगिक मनोविज्ञान भी है। इसके अंतर्गत प्रयोग विधि द्वारा संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि प्रक्रमों के सामान्य रूप का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः सामान्य प्राणी के व्यवहार के विभिन्न प्रक्रमों के विषय में सिद्धांत निर्माण इसका प्रमुख उद्देश्य है तथा मनोविज्ञान का सर्वाधिक प्राचीन एवं साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्षेत्र है। दूसरा नंबर पर है तुलनात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अध्ययन में व्यवहार का प्रदत्त मनुष्यों से ही नहीं अपितु विकास क्रम में मनुष्य से नीचे स्थित वस्तुओं, पशुओं जैसे बंदर, कुत्ता, बिल्ली तथा चूहा आदि से भी प्राप्त किया जाता है। यदि प्राणियों के बीच निरंतरता है तो उच्च मानसिक प्रक्रम पशुओं में निम्न रूप में
दिखाई पड़ने चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के विकास में पशुओं का उन पर किए जाने वाले प्रयोगों का विशेषता अधिगम के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है दैहिक मनोविज्ञान। व्यवहार की गुत्थियों को समझने में व्यवहार करने वाली प्राणी को जैविक विशेषता का अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दैहिक मनोविज्ञान की शाखा में अधिगम, अभिप्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति आदि आधारभूत प्रक्रमों के जैविक आधारों का अध्ययन किया जाता है। दैहिक मनोविज्ञान में व्यवहार की गुत्थियों को समझने में व्यवहार करने वाले प्राणी की जैविक विशेषता का अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दैहिक मनोविज्ञान की शाखा में अधिगम, अभिप्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति आदि आधारभूत प्रक्रमों के जैविक आधारों का अध्ययन किया जाता है। फलतः प्रायोगिक मनोविज्ञान तथा तुलनात्मक मनोविज्ञान से इसका घनिष्ठ संबंध है। चौथा है समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान मानव का विकास सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है और उसके व्यवहार और व्यक्तित्व में जो विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं वे अधिकांशतः व्यक्ति के सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होती हैं। संभवतः मनुष्य को इसी अर्थ में सामाजिक प्राणी कहा जाता है। सामाजिक संदर्भ के फलस्वरूप व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, यह समाज मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, समाजीकरण जैसे प्रक्रमों के अतिरिक्त भीड़, अपवाद, विज्ञापन, नेतृत्व, जनमत, अभिवृत्ति जैसे व्यवहारों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के तरफ, जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो भी जानेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।